नमस्कार दोस्तों। आर मैक्सवेल स्टडी जोन में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम कंटिन्यू कर रहे थे मॉडर्न इंडिया की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम यूरोपियन पावर्स का अराइवल इंडिया में देख रहे थे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस क्रम में जो यूरोपियन पावर्स थी वो इंडिया आई और उन्होंने सबसे पहले अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ इस्टेब्लिश की थी। आज हम मेनली पढ़ेंगे डचेस और पुर्तगीज़ के बारे में कि डच और पुर्तगीज़ कैसे आए, इन्होंने क्या इस्टेब्लिशमेंट किया, क्या क्या चेंजेस किया और इंडियन डेमोग्राफी, सोशल और टैक्सेशन में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं डच और पुर्तगीज़ से, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे स्टोरी फॉर्म में। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि मैं आपको स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को बताऊंगा, इस तरह से क्रम बनाऊंगा कि आपको जो है वो याद हो जाएगा और आपको ज़्यादा जो है स्ट्रेस अपने माइंड पे नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यूरोपियंस के आगमन के बारे में पढ़ रहे थे। इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, तो हम आज पुर्तगीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पुर्तगाल जो है वो यूरोप में पड़ता है, बिल्कुल यूरोप के वेस्टर्न पीक पे। ये देखिए, ये छोटा सा जो है ये पुर्तगाल है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ से ट्रेड जो है वो ब्लॉक हो गया था अरेबियंस के इन्फ्लुएंस के कारण। अरेबियंस टर्किश और मामलुक एक अरबों की ही कम्युनिटी है जो कि यहाँ इजिप्ट में रूल करते थे। तो इनके इन्फ्लुएंस के कारण जो है कुछ यहाँ पर ब्लॉक्स हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि सी रूट से जो है खोजने की कोशिश की भारत को। और इसी क्रम में सी रूट्स में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक गोल्ड कोस्ट था। गोल्ड कोस्ट से यहाँ ये सोना लेते थे और उसको जो है अरेपेक्स को देते थे। इसी क्रम में जो लास्ट में आप ये देखेंगे यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। यहाँ से जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ट्रेडिंग। ये काफ़ी ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसकी खोज सबसे पहले पुर्तगीज़ ने किया था, बार्थोलोमियो डियाज। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो वो बार्थोलोमियो डियाज थे। बार्थोलोमियो डियाज बार्थोलोमियो डियाज जो थे ये एक पुर्तगीज थे। इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप, माफ करिएगा मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं इंग्लिश में इसको राइट डाउन कर दूंगा। तो केप ऑफ गुड होप की जब खोज हो गई तो वास्को डी गामा ने क्या किया कि वो सबसे पहले गोल्ड कोस्ट में आए, गोल्ड कोस्ट से वो केप ऑफ गुड होप में गए। और जब वो केप ऑफ गुड होप में वो गए तो वहाँ से उनको जो है वो इंडिया के लिए ट्रेडर्स मिल गए जो इंडिया के लिए ट्रेडिंग करते थे, इंडिया में ट्रेडिंग करते थे। तो वहाँ से जो है वो इंडिया की ओर गए। तो इस क्रम में जो है सबसे जो पहला नाम आता है वो बार्थोलोमेव डियाज का आता है। फिर वास्को डी गामा जो कि 1498 में भारत के कालीकट, जिसको आज कोझिकोड कहते हैं, कालीकट के तट पर गए। वहाँ के जो किंग थे जमोरिन से उन्होंने बात की, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की, कुछ उनको उपहार दिए और जमोरिन ने उनको जो है ट्रेड करने के लिए अप्रूवल दे दिया। ठीक है, अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। ट्रेडिंग इस तरह से स्टार्ट हुई। तो ट्रेडिंग तो स्टार्ट हो गई इनकी। ट्रेडिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट होगी। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कोचीन में बनाया था। कोचीन कोझिकोड से 110-120 किलोमीटर्स थोड़ा साउथ में आता है, केरला में। यहाँ पे उन्होंने कोची में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1503 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से जानिएगा कि पुर्तगीज़ ने अपनी सबसे पहले कोची कहाँ जो है फैक्ट्री कहाँ पर स्टैब्लिश की थी। तो पुर्तगीज़ ने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी वो कोची में स्टैब्लिश की थी 1503 में। केप ऑफ गुड होप को इन्वेंट किसने, माफ करिएगा, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोमियो डियाज। मैं आपको एक और बता दूं कि वास्को डी गामा के वक्त में पुर्तगाल में एक राजा हुए थे, उनको कहते हैं प्रिंस हेनरी, वो किंग थे। उनको द नेविगेटर का जो है खिताब मिला हुआ था क्योंकि उनको एडवेंचर्स बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो जो है इस तरह की जो मुहिम है वो चलाते रहते थे ताकि वो और एक्सपेंड करें। क्योंकि आपको जैसे कि पता है यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है डिमांड्स पैदा हो गई थी। मैंने आपको पिछले इलेक्शन में बताया था कि डिमांड ग्राफ बहुत ज़्यादा हो गया था और उस डिमांड को
जो है मेंटेन करने के लिए उनको सप्लाई चेन चाहिए थी, और वो सप्लाई चेन उनको यूरोप में मिलता नहीं था, क्योंकि यूरोप में बहुत ठंडियाँ पड़ती थी और चीज़ों को प्रिजर्व नहीं कर पाते थे। वो बहुत जो है साल भर वो खेती नहीं कर पाते थे, और उनको सबसे अच्छा ऑप्शन ये इंडिया मिला था, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखो तो 12 महीने जो है वो क्रॉपिंग होती है, फसलें कटती हैं। 12 महीने यहाँ पर जो है पूरे सीजन्स रहते हैं। और तो आप एक क्वेश्चन ये राइज कर सकते हो कि वाई दे नॉट चूज अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में भी तो बहुत ज़्यादा जो है वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं, बहुत वेराइटीज़ हैं। तो आपको मैं एक इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ नॉर्मल कि 1850 तक यूरोपियंस अफ्रीका को पूरी तरह से कॉलोनाइज नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ कोस्टल एरिया में ही रहते थे, क्योंकि अफ्रीका आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे इक्वेटर जाती है और यहाँ बहुत घने जंगल हैं। इतने घने जंगल हैं कि वो अंदर नहीं जा सकते थे, और उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो मलेरिया था। मलेरिया के जो मच्छर होते थे वो उनके लिए कब्रगाह बना देते थे। यहाँ पे गोरों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो इसलिए जो है वो अंदर नहीं जा पाते थे, इसलिए कोस्टल एरियाज में ही वो ट्रेड करते थे। जब 1852 में जो है मलेरिया की दवा इन्वेंट हो गई, जब दवा उसकी बन गई, तब इन्होंने जो है अफ्रीका को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया। तो अभी हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, पोर्तुगीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे इनकी जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई। और जब कहीं फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है, बहुत ध्यान रखिएगा, जब कहीं फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पैदा होती है, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर होती है, लेबर्स होते हैं, उनको जो सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं, और उनका अपना एक टेरिटरी होती है, फैक्ट्री की अपनी टेरिटरी होती है। तो इसलिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, प्रशासन आ जाता है, और प्रशासन को चलाए रखने के लिए उनको एक लीडर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको वाइसराय भी बोला जाता है कहीं पे कहीं। कुछ कुछ जो है कंपनियां, कुछ कुछ जो है उस समय के जो बॉडीज़ थी वो गवर्नर भी कहते थे। तो उनको एक गवर्नर यानी गवर्न करने वाला जो है एक लीडर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फिर वहाँ पर एक गवर्नर भेजते हैं। तो जब यहाँ पे फैक्ट्री कोचिंग में उनकी इस्टेब्लिश हो गई तो उनको एक गवर्नर की रिक्वायरमेंट हुई, और उन्होंने गवर्नर को भेजा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगीज़ गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द एल्मीडा। इसी को ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को द एल्मीडा भारत में आने वाले पहले गवर्नर थे। मैं उनका नाम लिख देता हूँ, फ्रांसिस्को द एल्मीडा। फ्रांसिस्को द एल्मीडा ये 1505 से 1500 माफ करिएगा 1503 से 1509 तक रहे। फ्रांसिस्को द एल्मीडा आ तो ये 1503 में ही रहे थे, लेकिन इन्होंने जो शासन स्टार्ट किया था, मतलब गवर्नेंस जो शुरू किया था, वो 1505 से स्टार्ट किया था। तो बेसिकली आप 1505 से 1509 मान सकते हैं ये यहाँ पर आए। अब इनके लिए सब जब कोई गवर्नर आता है तो उसको कुछ चैलेंजेस मिलते हैं। लीडर कब जब कहीं किसी जो है टेरिटरी में काम करता है तो उसको वहाँ पर कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इनके क्या ड्रॉबैक्स आए यहाँ पे? इनको सबसे बड़ा चैलेंज आया अरेबिक्स का, क्योंकि ये जो पूरा हिंद महासागर आप देख सकते हो ना, ये पूरा इंडियन ओशन है, और इस इंडियन ओशन में सिर्फ एक ही मोनोपोली थी, वो अरेबिक्स की थी। अरेबिक्स बहुत अच्छा ट्रेड करते थे, और इंडिया से उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम जो अम्पायर्स थे, आपको अच्छी तरह पता है, मुगल्स हुए, या गुजरात में आदिल शाह जो है गोवा में, साउथ में आदिल शाह हुए। तो ये सब क्या थे? वो सब मुस्लिम्स थे। तो और ये भी जो है रिलीजन से मुस्लिम ही होते थे, तो इनसे बहुत अच्छे रिलेशन थे। हज के लिए लोग जाया करते थे, वहाँ से खजूर आता था, और यहाँ से अनाज जाता था, चावल जाता था, गेहूँ जाता था, और भी मैन पावर गुलाम भी जाते थे और गुलाम आते भी थे। गुलामों का उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती थी, और उनकी भी एक अलग से डिमांड थी। मैं गुलामों पे भी आऊँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ अरेबिक्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और फ्रांसिस्को द एल्मीडा को सबसे बड़ा चैलेंज यही मिला कि यहाँ पे अरेबिक्स के इन्फ्लुएंस को, यानी प्रभाव को ख़त्म करना है, इनके वर्चस्व को ख़त्म करना है। अब इस वर्चस्व को लेकर के फ्रांसिस्को द एल्मीडा ने क्या किया कि उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इस्टेब्लिश की। ब्लू वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है जितना भी ब्लू वाटर है इंडियन ओशन में, उस पर इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ पुर्तगीज़ का होगा। अब उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे, संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा, संघर्ष शुरू होगा। और संघर्ष हुआ इनका ममलूक अरबिक्स में और पुर्तगीज़ में। पुर्तगीज़ ने क्या किया
अरबिक्स ने क्या किया, सबसे पहले वो जो है वहाँ के शासक को उन्होंने बहलाया फुसलाया, कुछ जो है उनको इन्फ्लुएंस किया कि नहीं आप जो है पुर्तगीज़ को यहाँ स्टैब्लिश मत होने दीजिए। इसके बदले पुर्तगीज़ ने क्या किया कि अरबिक्स के जो है जो जहाज़ थे, जो शिप्स थे, उसको डुबाना शुरू कर दिया। अगर जहाज़ों को, क्योंकि अरब में लकड़ी तो मिलती नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से वो जहाज़ बनाते थे, और यहाँ पुर्तगाल में लकड़ियों की कोई कमी नहीं होती थी, और चूँकि ठंडा इलाका था, और ठंडे इलाकों में हल्की और मजबूत लकड़ियाँ बहुत पैदा होती हैं। चीड़, फर, देवदार, ये लकड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी, तो इनको जहाज़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये अच्छी खासी जो है शिप्स को बना लेते थे और उसको चलाते थे। लेकिन शिप्स अगर बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता था, तो वो था अरेबिक्स के लिए। अरेबिक्स के लिए शिप बहुत प्रीशियस होता था, क्योंकि उनके पास लकड़ियाँ नहीं होती थी। अगर उनका शिप डूब गया तो फिर उनका सब कुछ डूब गया, और इन्होंने यही काम किया। हज हज में जाने वाले यहाँ गुजरात से, कोस्टल से, सूरत से जो हज पे लोग जाते थे, उनके जहाज़ों को उन्होंने सबसे पहले डुबाना शुरू कर दिया। और जब उनके जहाज़ों को डुबाया, तो अरेबिक्स को जो है उनकी पावर ख़त्म हो गई, कम होती चली गई। और फ्रांसिस्को द एल्मिडा ने इस तरह से करके ब्लू वाटर पॉलिसी के अंडर में आकर के सारी चीज़ें क्लियर कर दी। यानी एक तरह से हिंद महासागर में इनका वर्चस्व हो गया। अब फ्रांसिस्को द एल्मिडा के ही टाइम में, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि फ्रांसिस्को के एल्मिडा के टाइम में ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, और ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म जो है अल्बुकर्क के वक्त में हुआ। इनके बाद जो गवर्नर आते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो जो दूसरे गवर्नर आए वो थे अल्बुकर्क। सेकंड गवर्नर अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो टाइम माना जाता है वो 1509 से 1505 में माना जाता है। 1509 से 1515 1509 से 1515 तक। तो अल्बुकर्क का सबसे जो बड़ा अचीवमेंट था वो था गोवा विक्ट्री। वो उधर के सुल्तान जो थे आदिल शाह, उनसे उन्होंने गोवा को जीता। सबसे पहले उन्होंने गोवा जीता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गोवा को जीतने वाला जो है पुर्तगीज़ जो शासक था, जो गवर्नर था, वो अल्बुकर्क था। और अगर मैं बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु इज़ द रियल रूलर ऑफ इंडिया ऑफ पुर्तगीज़ डायनेस्टी, पुर्तगीज़। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका आंसर अल्बुकर्क ही होगा, क्योंकि अल्बुकर्क ने भारत में ही पुर्तगाली शासन को वास्तविक रूप से स्थापित किया था, क्योंकि उन्होंने गोवा जीत लिया। और जब इन्होंने गोवा जीता, तो गोवा इन्होंने जीता तो उनको एक बड़ी टेरिटरी मिल गई, और कोच्चि को उन्होंने अपनी जो है कैपिटल बना दी, राजधानी बना दी। तो कोच्चि को राजधानी बनाने वाला गवर्नर अल्बुकर्क था, पुर्तगाली गवर्नर। गोवा को जीतने वाला अल्बुकर्क था, और भारत में वास्तविक पुर्तगाली शासन को स्थापित करने वाला भी अल्बुकर्क ही था। और अब यहाँ पर अल्बुकर्क ने दूसरी नीति अपनाई, जिसको कहते हैं निर्वाह की नीति। निर्वाह की नीति क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नीति थी। अरेबिक्स को के इन्फ्लुएंस को जो है ब्लू वाटर में, मतलब हिंद महासागर में जो है चैलेंज फ्रांसिस्को द एल्मिडा ने दे दिया। अरेबिक्स को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। अंत में अरेबिक्स को जो है समझौता करना पड़ा, और उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये ट्रेड कर रहे हैं, इनको ट्रेड करने दो और हमें भी ट्रेड करने दो, क्योंकि अगर हम इनको परेशान करेंगे तो ये हमें परेशान करेंगे। अगर हम भारतीय शासकों को इनके खिलाफ भड़काएंगे तो ये हमारे जहाज़ डुबा देंगे, और मुश्किल से तो जहाज़ बना पाते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे तो लकड़ियाँ होती नहीं हैं। उन्हें लकड़ियाँ भी खरीदनी पड़ती थी, और लकड़ियाँ खरीद करके जहाज़ बनाना पड़ता था, तो अलग खर्चा था उनके पास। तो इसलिए जो है वो शांत हो गए, और शांति से वो भी ट्रेड करने लगे और ये भी ट्रेड करने लगे, क्योंकि इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा जो है होना शुरू हो गया। और फिर लास्ट में उन्होंने जो है काट्रा सिस्टम ही लॉन्च किया पुर्तगीज़ ने, और वो बाकायदा उनसे टोल टैक्स लेना शुरू कर दिए कि आप भाई अगर आपको ट्रेड करना है ब्लू वाटर में तो पैसा देना पड़ेगा। तो मैं आपसे निर्वाह नीति की बात कर रहा था। अल्बुकर्क ने एक नीति बनाई। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम बहुत दूर के हैं, हमारी एथनिसिटी अलग है, हमारा स्किन का कलर भी थोड़ा डिफरेंट है इंडियन से, और इंडियंस के बीच में हम घुल मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है हमें ट्रेडिंग में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। और इंडियंस, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अपने से अलग मान रहे हैं। अरबीज में ऐसा नहीं था। अरब के लोग इनसे, भारतीयों से काफ़ी घुले मिले हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बोला पुर्तगीज़ को, अपने जो
जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, उनको ये बोला कि आप इंडिया में ही इस्टेब्लिश हो जाओ, इंडिया में ही शादी करो और इंडिया में ही जो है अपनी जो फैमिली है उसको बढ़ाओ। तो इसको निर्वाह की नीति की बोली गई, लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली पुर्तगाली शासकों ने या पुर्तगाली कर्मचारियों ने शादी नहीं किया था, वो जो गुलाम लेके आते थे उनको उन्होंने यहाँ बसा दिया था और अपने गुलामों को ही इंडिया में उन्होंने जो है ये सब फैमिली बढ़ाने के लिए बोला था। तो इसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, आपको सर्च भी कर लीजिएगा। ये अभी काफ़ी अभी बीच में बीबीसी ने इसको बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट किया था। यहाँ पे भारत में गुजरात, कर्नाटका और साउथ में केरला, 3 जगह पर सिद्धीज रहते हैं। सिद्धीज ये एक जो है कम्युनिटी है जो अफ्रीकन है और ये अफ्रीकन कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 55,000 है। 55,000। इनको भारत में इस्टेब्लिश करने वाले पुर्तगीज़ ही थे और ये जो नीति थी वो अल्बुकर्क की थी, इसलिए याद रखिएगा। ये आज भी भारत में ही ये भारत में ही है और ये बेसिकली ये मुस्लिम भी हैं, ये क्रिश्चियन भी हैं। साउथ में जो है वो क्रिश्चियन है, गुजरात में जो है वो मुस्लिम है और कुछ हिंदू भी हैं उसमें, जिन्होंने अभी यहाँ की कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो सिटीज़ हैं, सिटीज़ अगर आप सर्च करोगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो अल्बुकर्क ने ये नीति अपनाई थी और इनकी जो सबसे बड़ी पुर्तगीज़ की पॉलिसी होती थी वो 3G पॉलिसी थी। 3G पॉलिसी, जिसका मतलब है गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गॉड मतलब ये अपने मिशनरीज लेके आते थे और धर्म का प्रचार शुरू करते थे। सेंट जेवियर इन्हीं के जो है शासन में आए थे और उन्होंने जो है ईसाई धर्म का काफ़ी अच्छा प्रचार किया था, इसीलिए आपको साउथ में क्रिश्चियन कल्चर ज़्यादा मिलेगा। और गोल्ड यानी यहाँ से ये काफ़ी पैसा जो है वो पुर्तगाल को लेके जाते थे। और तीसरा ग्लोरी, यानी ये यूरोप में अपने एकाधिकार को दिखाने के लिए जो है इनका ये पॉलिसी रहती थी कि जो है एनेक्स करें इंडिया को। तो इनकी 3G पॉलिसी थी। 3G पॉलिसीज़ को जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था और एक सिस्टम है इन्होंने लॉन्च किया, कार्टरास सिस्टम। मैंने अभी चर्चा भी किया था कि जब इनका ब्लू वाटर में इनका काफ़ी अच्छा जो है, यानी हिंद महासागर में इनका काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस हो गया, वर्चस्व हो गया, तो उन्होंने कार्टरास सिस्टम लागू किया। यानी जो इनके अलावा अगर यहाँ कोई ट्रेड करेगा तो इनकी मर्जी से करना चाहिए और उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्सेस देने पड़ेंगे, उसको चार्जेस देने पड़ेंगे। और ये इस कार्टरास सिस्टम ने पुर्तगीज़ को 100 साल, मैं 100 नहीं 150 बोलूँगा, 150 साल तक जो है इनका एकाधिकार बना दिया पूरे हिंद महासागर में, पूर्वी क्षेत्र में पूरा एकाधिकार हो गया। इवन डचेस को काफ़ी जो है स्ट्रगल करना पड़ा था इनके अगेंस्ट, जब वो जो है ईस्ट इंडीज़ में जा रहे थे यानी इंडोनेशिया में जा रहे थे। तो इनका ये सिस्टम आप समझ में आ गया आपको। लास्ट जो है पुर्तगाली गवर्नर, इसके बाद वैसे आए तो बहुत हैं लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। इनके बाद आए थे नीनो डी कोन्हा। नीनो डी कोन्हा जो आए थे, इनकी जो अचीवमेंट है वो केवल 3 है। पहली अचीवमेंट इनकी है गोवा को उन्होंने एज ए कैपिटल बनाया था। नीनो डी कोन्हा ने गोवा को कैपिटल बनाया था। सेकंड जो इनकी मेन जो है इनकी अचीवमेंट है, इन्होंने दमन और दीप, दमन को 1535 में इन्होंने दमन को, और माफ करिए 1535 में इन्होंने दीप को और 1539 में इन्होंने दमन को जीता था। इनका सबसे बड़ा जो है अचीवमेंट यही था। उसके बाद पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस क्या रहा, मैंने जैसा कि कल्चरली आपको बता दिया कि पुर्तगाली का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया था। लेकिन पुर्तगालीज 2 चीज़ों के लिए बहुत फेमस हुए भारत में। पहली चीज़ तो ये काफ़ी अच्छी तरह की फसलें लेके इंडिया में आए। हम जो आज हमारे जो है डेली रूटीन का एक पार्ट बन गए हैं, जैसे पोटैटो इनसे पहले नहीं था हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान में पोटैटो लेके आए, ये हिंदुस्तान में काजू लेके आए, कोकोनट प्लांटेशन भी इन्होंने स्टार्ट किया था, जो नारियल की खेती थी वो भी इन्होंने ही शुरू की थी, और टमाटर की किस्में ये लेके आए थे। और जो लाल मिर्च होती है, बड़ी वाली माफ़ करिएगा, हाँ, जो लाल मिर्च होती है जो आपने देखा होगा, जिनका अचार बनता है, पिकल्स जो है बनता है, वो ये लेके आए थे। तो ये काफ़ी तरह की जो है
फसलें लेके आए और इसके साथ साथ उन्होंने एक जो है निकोटिन वाली भी फसल लेके आए जिसको तम्बाकू कहते हैं। तम्बाकू की खेती पुर्तगीज़ ने शुरू की थी और ये थोड़ा सा उपद्रवी टाइप के थे। इनकी सोच जो थी वो बड़ा ऑर्थोडॉक्स थी, क्योंकि पुर्तगाल में, आज भी यूरोप में अगर आप जाओगे तो यूरोप में ईस्ट साइड में ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, वेस्ट साइड में थोड़ा लिबरल लोग हैं। और जब आप एकदम ही वेस्ट में चले गए, रशिया में चले जाओगे तो कम्युनिस्ट आ जाएंगे। वो कभी हम किसी दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे कि दक्षिणपंथी और वामपंथी और बीच में लिबरल लोग कौन होते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अकबर के दरबार में चले गए और उन्होंने कोशिश ये की कि अकबर को भी हम कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अगर अकबर कन्वर्ट हो गया तो फिर तो पूरा हिंदुस्तान ही कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे लोग होंगे और हमें फॉलो करेंगे तो फिर हमसे उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जैसे ये मुस्लिम्स हैं तो अरब से इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, ऐसे अगर ये जो है क्रिश्चियन हो जाएंगे तो हमसे इनके संबंध बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो उन्होंने अकबर को भी जो है कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अकबर ने इनको बैठाया बाकायदा और उन्होंने जो है, चूँकि अकबर के दरबार में सभी रहते थे तो वो लॉजिक्स पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और अकबर ने खुद कोशिश की कि दीन इलाही एक्सेप्ट कर लें, तो उसके बाद ये वापस चले गए। और दूसरा चीज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम डचेस की बात करते हैं। डचों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया में नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर पुर्तगीज़ को तो बहुत अच्छा चैलेंज दिया। इंडोनेशिया पे इन्होंने पूरा अपना एकाधिकार किया और उस पर काम किया, वहाँ पे ट्रेडिंग की। लेकिन इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि पहली बार तो इनको पुर्तगालियों ने काफ़ी चैलेंजेस दिए और फिर दूसरी बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको चैलेंज दिया था। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 1595 में डच भारत में आए थे और उन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, इनकी पहली फैक्ट्री जो थी मछलीपट्टनम में इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। 1605 में इनकी फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। 1605 में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी इस्टेब्लिश की थी। वाटरमैन इनके फर्स्ट एज ए गवर्नर आए थे इंडिया में, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। इनका जो यहाँ पे 1759 में वॉडियार, इसको वॉरियर भी बोलते हैं, वॉरियर की लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, EIC से, और उसके बाद से ये भारत में इनकी चुनौती खत्म हो गई थी। तो ये आज का लेक्चर रहा। इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश इन्फ्लुएंस की, कि इंग्लिश कैसे आया इंडिया में और कहाँ से ये इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया अपने प्रोसीजर्स को। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू फॉर दैट।